Hey everyone, welcome back to my channel. So in this particular video I will tell you the important topics of chapter 17 from class 11th biology, and the chapter name is breathing and exchange of gases. ठीक है, यस्टरडे मैंने आपको एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं और वो चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, हम लाइन वाइज चलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट में. तो वो अगर हम मान के चलें तो वो हमारा कल फर्स्ट चैप्टर था और आज हमारा ये सेकेंड चैप्टर होगा. ठीक है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. तो पहले पैराग्राफ में आपको यहाँ पर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स हैं, चैप्टर का नेम ही है कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि ब्रीदिंग का मतलब तो आपको पता होना ही चाहिए. तो मैं क्या बताऊंगी, फिर से अगर बता दे रही हूँ, नहीं पता है, कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी और टॉपिक ना लेकर टॉपिक के साथ साथ हर एक पैराग्राफ में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी इस वीडियो में. ठीक है, और इन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एट लास्ट, जब ये सारे 7 चैप्टर्स ह्यूमन फिजियो के कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पैराग्राफ. तो इसमें मैंने क्या बोला कि ब्रीदिंग, मतलब कि चैप्टर का नेम ही है तो ये टर्म तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. प्लस रेस्पिरेशन क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस, क्या डिफरेंस इनके बीच में, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में, वो हमको पता होना चाहिए. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. तो सेकंड पैराग्राफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दिया है. तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है कि किस में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. लाइक फिश में कौन सा होता है, गिल्स. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स, लंग्स, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है. तो किस में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो पता होना बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, फिर ये दिख रहा होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इसमें ये जितने भी डार्क लेटर्स वर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये तो आपको खुद समझ आ जाते होंगे कि ये तो इम्पॉर्टेंट हैं ही. पर फेरिंग्स, ट्रैकिया, साउंड बॉक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली. तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यही पढ़ लेना है ऊपर से, नहीं भैया, ऐसे नहीं करना है. लाइक फेरिंग्स है तो फेरिंग्स के पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स, ये सब पता होना चाहिए. फिर लेरिंजोफेरिंग्स में क्या होता है, वॉइस बॉक्स रहता है. तो वॉइस बॉक्स किसका बना रहता है, कार्टिलेजेस का. ये सब पता होना चाहिए. ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, डीपली जाके पढ़ना है, थोड़ा बहुत नीट के लिए पढ़ रहे हो. ठीक है, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हो. देन हम आते हैं और नीचे. ठीक है, तो इस पैराग्राफ का आगे आपको समझ गया, एल्वियोली वगैरह. थोड़ा अपन को डीप में जाके पढ़ेंगे तो थोड़ा सही रहता है. बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है कि अब एक पैराग्राफ है तो उसी में लगे हैं, नहीं. बट नीट में क्वेश्चंस आते तो कई ऐसे आ जाते कि डीप रहते, जैसे पता नहीं रहता अपन को कि यार ये नहीं पढ़ा था, तो ये पढ़ना चाहिए अपन को. ओके, फिर ये वाला डायग्राम है जैसे, तो डायग्राम है तो इसमें जैसे कुछ लोगों को लगता है जैसे ये यहाँ पर क्या दिया है, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, तो इनको एज इट इज पढ़ लिया. बट यहाँ पे जैसे एक ही आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे है. यहाँ पे क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है. फिर यहाँ पे ऑब्लिक फिशर होता है. तो ऐसे आप खुद से लिख सकते हैं, जिससे आप ये सब पैराग्राफ पढ़ें या फिर ये डायग्राम जब आप कर रहे हो तो आपने जो लिखा है वो भी आपको ईजिली साथ साथ समझ आता जाए, या फिर जब रिवाइज करो तो आपको खुद समझ आ जाए. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम, वॉइस बॉक्स ही बोलते हैं. एपिग्लॉटिस किसको कवर करता है, ग्लॉटिस को कवर करता है. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो इसे आपको अच्छे से समझ भी आता जाएगा. ओके, चलिए हम नीचे चलते हैं. तो ये वाला पैराग्राफ है. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन, ये आप पैराग्राफ में ये कर सकते हैं कि द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग पल्मोनरी कैविटी. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स भी होती हैं. ठीक है,
आ रहा है ना समझ? ठीक है, फिर इस पे ये क्या है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो रेस्पिरेशन के स्टेप्स बताए हैं, तो ये तो पता होने चाहिए यार कि ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 और यूटिलाइजेशन ऑफ O2। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये नहीं समझना कि मैं सारा कुछ इम्पॉर्टेंट बोलती जा रही हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो सारे चैप्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो फिर भी उनमें से मैं कुछ कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ कि जो कि इम्पॉर्टेंट है ही। ओके, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर का क्या चाहिए है। अगर मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, चलिए अब बातें कम करते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंस्पिरेशन एक चीज़, एक्सपिरेशन दूसरी चीज़। तो ये तो पता होना चाहिए, अपन वैसे पता होगा, सबको पता होगा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या होता है। बट एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ वो ये है कि इंस्पिरेशन होता है और जब एक्सपिरेशन होता है तो डायफ्राम में क्या चेंजेस आते हैं या फिर हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो वो इन सब पैराग्राफ में दिया हुआ है। प्लस आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी मिल सकता है, जैसे ए वाला, इसमें क्या लिखा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। तो क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या चेंजेस आते हैं, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। जैसे ये सेकंड वाले में डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्क्ड अपवर्ड्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, इम्पॉर्टेंट। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये सब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना इनमें से अगर आप इनके फॉर्मूला जैसे याद कर लोगे तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो इनसे आते हैं क्वेश्चन, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये TV प्लस IRV, ठीक है, कैलकुलेट करके आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वाला टॉपिक बोल सकते हैं कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पर छोड़ना हमको कुछ भी नहीं है, मतलब एक बार एटलीस्ट आप रीड तो कर ही लेना, छोड़ना कुछ नहीं। क्योंकि अगर गलती से यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो फिर लगता है यार कि ये पढ़ लेना था, इसलिए ये छोड़ना तो अपन को कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम, देन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ चलते ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, छोटा सा पैराग्राफ है, पढ़ सकते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ये पूरी जितनी भी राम कहानी लिखी है ये नहीं पढ़ना है। ये जो लिखा है ना, मतलब सॉरी, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें पता होना चाहिए कौन सा शेप है ग्राफ का, सिग्मॉइड शेप है। ठीक है, सिग्मॉइड शेप है ग्राफ का। और ये सब पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, या फिर CO2 बाइंड कर रही है तो उसको क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन सब से आते हैं थोड़े न्यूमेरिकल जैसे कैलकुलेट करने के लिए नीट में भी, तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यार। ठीक है, तो हम और नीचे चलते हैं। ये लास्ट आता है 17.6, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। ठीक है, सॉरी थोड़ा दिक्कत होती है लिखने में यार, बट एडजस्ट कर लेना। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक अस्थमा, एम्फाइजमा, और नीचे एक और है लास्ट वन, वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जैसे इसमें नहीं दिया है, अब इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे
तो एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ये सब डिसीज़ भी हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है डिसऑर्डर्स। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे आपको पढ़नी ही चाहिए, लाइक RQ, ठीक है। जो RQ होता है तो वो पता होना चाहिए आपको कि यार, अरे यार सॉरी, इसमें लिखते नहीं बनता है, ठीक है। RQ पता होना चाहिए क्या होता है। लाइक RQ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 एलिमिनेटेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है। और एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स समराइज्ड वे में बता रही हूँ। फेरिंग्स के पार्ट, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, इंटरनल, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और डायग्राम्स तो है ही इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर हमारे चैप्टर होता है ये वाला ख़त्म। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। ओके, and keep supporting. Thank you.